आज से अनलॉक हो गए हैं उत्तर प्रदेश के 71 जिले। 4 जिलों में लेकिन आज भी सख्ती रहेगी। 600 से कम एक्टिव केसेस वाले जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है और टीम 9 के साथ सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 4 जिलों में लागू आंशिक कर्फ्यू पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। टीम 9 के साथ सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक और इसमें जो बाकी के 4 जिले हैं जहां पर आज भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या रियायत दी जा सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज से फिर मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। संक्रमण के दूसरे लहर पर काबू पाने के बाद से ये मेट्रो सेवा आज से फिर शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से मेट्रो सेवा प्रभावित थी, बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी सिर्फ 50% मुसाफिरों के साथ ही दिल्ली मेट्रो दौड़ेगी। सफर के दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और एक बार फिर लाखों लोगों के लिए सफर करना आसान होगा। नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के लिए 9 जून से मेट्रो चलेगी, यानी कि ग्रेटर जो नोएडा सेक्टर 51 है वहां से ग्रेटर नोएडा के लिए जो मेट्रो चलती है वो 9 जून से शुरू होगी। मेट्रो में पहले भी आपको बता दें कि व्यवस्थाएं तुलनात्मक अच्छी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहां पर विशेष व्यवस्थाएं हैं। सैनिटाइज होकर ही व्यक्ति थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद सैनिटाइजेशन, उसके बाद वो मेट्रो में दाखिल होता है और मेट्रो में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है। पहले भी 50% लोगों के साथ ही मेट्रो में सफर कर रहे थे लोग, इतनी ही स्ट्रेंथ के साथ मेट्रो चल रही थी और अभी वही व्यवस्था आगे जारी रहेगी। 50% लोग ही सफर कर पाएंगे मेट्रो में एक बार। तो कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष पालन करना होगा, लोगों को ख्याल रखना होगा। तो जो जिले अभी लॉक हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें लखनऊ शामिल है, मेरठ शामिल है। मेरठ में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं, सहारनपुर इसमें शामिल है और गोरखपुर। ये 4 ही जिले हैं। 71 जिलों से कोविड कर्फ्यू हटा दिया गया है। बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त नोएडा से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि नोएडा में हाल क्या है और कैसे मुसाफिर 50% स्ट्रेंथ के साथ जो मेट्रो चल रही है उसमें सफर करने जा रहे हैं और कैसे दिल्ली से पहुंच रहे हैं नोएडा। दिखाइए और बताइए बलराम, क्या स्थिति है? बिल्कुल राजेंद्र, आज उन लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है जो लोग लगातार मेट्रो से सफ़र करते थे और आज जो भी मेट्रो पर सफ़र करने के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 32 मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हैं, जहां पर लोगों का आवागमन जारी है। हालांकि अभी भारी तादाद में लोग मेट्रो स्टेशन नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार उनका यही कहना है कि वो नियमों का पालन करेंगे और जो मेट्रो की गाइडलाइन है उसका भी पालन करेंगे और सफ़र करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखेंगे वो। इस तरीके की बात जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनका कहना है और उनका कहना है कि सरकार ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि उनको जॉब के लिए जाने में लेट होता था, उनको दिल्ली अगर जाना होता था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन मेट्रो के चलने से अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं जो इस महामारी से जंग लड़ी जा रही है, पूरा देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। यही वजह है कि उन लोगों का भी कहना है कि हम नियमों का पालन करते हुए मेट्रो का सफ़र करेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, चेहरे पे मास्क लगा होगा और जो भी नियम होंगे उनका पालन करते हुए सफ़र किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र, लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि लाखों लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं और मेट्रो के चालू हो जाने से लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि ऑटो से जाना होता था लोगों को, राहत के साथ बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए। लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि मेट्रो तो कम से कम शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि जो एसेंशियल सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ट्रैवलिंग में दिक्कतें हो रही थी, परेशानी आ रही थी। बस स्टैंड पर लोग घंटों इंतजार कर रहे थे, बसें नहीं चल पा रही थी। हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी अविनाश भी जुड़ गए हैं और शक्ति भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आपके पास आना चाहते हैं। जिसकी मांग की जा रही थी, जिसकी दरकार थी, आखिरकार पूरी नोएडा जो मेट्रो है, मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या लोग पहुंच रहे हैं मेट्रो स्टेशन पर? सुबह सुबह भीड़ दिख रही है?
देखिए राजीव, अगर बात करें तो आज से मेट्रो जरूर शुरू हो गई है 50% जो कैपेसिटी है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूँ, चूँकि ये अमूमन दिल्ली सेंट्रल का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन माना जाता है, कनॉट प्लेस के बाद, सिटी के बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए किसी तरीके से भीड़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इक्का दुक्का ही लोग जो है वो निकल कर आ रहे हैं। जो पैसेंजर्स की संख्या है वो अभी काफ़ी सीमित है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर जो सरकारी कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय, वो ज़्यादातर अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको अभी भी जो है कन्वेंस की सुविधा दे रही है। इसलिए लिहाजा यहाँ पे अगर आप देखें तो मेट्रो स्टेशन में उस तरीके की भीड़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है और ये काफ़ी व्यस्त मेट्रो स्टेशन में से एक माना जाता है दिल्ली सेंट्रल का। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ पहले होती थी अमूमन, उस तरीके से भीड़ अब नज़र नहीं आ रही है। और आज पहला दिन है मेट्रो खुलने का, इसके बावजूद यहाँ पे देखिए कि किसी प्रकार की कोई रश नहीं है, कोई ज़्यादा संख्या नहीं है। बहुत कम सीमित संख्या में यहाँ पे पैसेंजर्स निकल कर बाहर आ रहे हैं या फिर पैसेंजर्स जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ देखी जाती थी, उस तरीके की भीड़ बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही है। ठीक है अविनाश, आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर मुसाफिर जो है अभी भी या तो अपने ऑफिशियल कन्वेंस का उपयोग कर रहे हैं या तो व्यक्तिगत चीज़ों का ही उपयोग करके ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम शक्ति के पास चलेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। शक्ति, आप कहाँ पर मौजूद हैं और कितना उत्साह देख रहे हैं गाजियाबाद के लोगों में मेट्रो में सफ़र करने का, या वहाँ पर आज अनलॉक की स्थितियाँ क्या दिखाई दे रही हैं? शक्ति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है शक्ति को हमारी आवाज नहीं पहुंची। हमारे साथ बलराम जुड़े हुए। बलराम, एक सवाल ये, जो एक्वा लाइन है जो नोएडा सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा तक चलती है, वो 9 जून से क्यों, वो आज से शुरू क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उस पर भी एक बड़ी आबादी है जो ट्रैवल करती है और परेशानियां लोगों को कहीं ना कहीं हो रही होंगी, तो 9 तारीख से वो क्यों शुरू होगी? देखिए राजीव, इस पर जो हमारी बात हुई, जो इस मेट्रो कॉरपोरेशन की एमडी हैं रितु महेश्वरी जी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से खास तौर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में केसों को देखा गया था और जो कोरोना संक्रमण का दायरा था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, लिहाजा सारे नियमों का पालन कराने के लिए जो गाइडलाइन है उनको 100% पालन कराया जाए। इसलिए मेट्रो 7 तारीख से ना शुरू होकर के 9 तारीख से शुरू होगी और सभी को हिदायत दी गई है कि नियमों का पालन किया जाए। और कहीं ना कहीं जो मेट्रो विभाग है वो भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है और 9 तारीख की सुबह से नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के लिए जो मेट्रो सुबह से जो मेट्रो संचालित होनी है एक्वा लाइन की, उसकी तैयारी करने में जुट गया है मेट्रो प्रशासन। शक्ति के पास एक बार फिर से गाजियाबाद चलेंगे। शक्ति, बड़ी आबादी गाजियाबाद से दिल्ली ट्रैवल करती है और दिल्ली के लोग भी गाजियाबाद आते हैं। जाहिर सी बात है मेट्रो शुरू होने के बाद आज की तारीख, आज का दिन उन सबके लिए अहम होगा और उत्साह दिख भी रहा होगा वहां पर। शक्ति, आपको मेरी आवाज मिली? लगता है शक्ति तक आवाज नहीं पहुंची। बहरहाल बलराम आपका, अविनाश आपका और शक्ति आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मेट्रो सेवा शुरू हो गई, हालांकि सुबह सुबह भीड़ नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकला जाए, ट्रैवल मेट्रो से ना ही किया जाए। आगे बढ़े, लखनऊ का रुख कर रहे हैं और आज तय होगा 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इससे जुड़ी हुई अपडेट, एक अपडेट एबीपी गंगा पर आपको दिन भर मिलेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। 10वीं 12वीं के छात्रों से जुड़ा हुआ मसला, लाखों स्टूडेंट से जुड़ी हुई ये खबर है और आज ही तय होना है वो फॉर्मूला जिस पर निगाहें हैं सभी की। अभिभावक जानना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, छात्र जानना चाह रहे हैं फॉर्मूला क्या होगा, टीचर्स भी ये जानना चाह रहे हैं कि किस आधार पर आप छात्रों को प्रमोट करेंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जेडी, डीआईओएस के साथ प्रिंसिपल, शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। शैलेश, क्या दोपहर 2 बजे जो ये बैठक होगी, बहुत बृहद स्तर पर ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि इसमें डीआईओएस भी जुड़ेंगे, जेडीज भी जुड़ेंगे, प्रिंसिपल्स भी होंगे, अभिभावक भी होंगे, छात्र भी होंगे, इसका संचालन कैसे होगा इसके बारे में बताइए। कितना समय लग सकता है और किस तरीके से इसमें चर्चा होगी?
राजेंद्र, मानकर चलिए बैठक लंबी चलेगी। 2 बजे से बैठक शुरू होगी जिसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा जो है आराधना शुक्ला वो अध्यक्षता करेंगी और पूरे प्रदेश से जितने भी जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन है वो इसमें शामिल होंगे। सभी 75 जिलों के जो DIOS है यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वो इसमें शामिल होंगे और उनके साथ में इस VC के माध्यम से जुड़ेंगे अभिभावक संघ के पदाधिकारी। एक जो राजकीय इंटर कॉलेज है, जो उनमें सबसे अच्छा जिस जिले का राजकीय इंटर कॉलेज होगा वहाँ के एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक, यानी जो ये पूरा फॉर्मूला तय होगा उसमें शिक्षाविदों का भी सुझाव होगा, उसमें अभिभावकों का भी सुझाव होगा और अधिकारी इन सब पर मंथन करने के बाद तय करेंगे कि आखिर 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए सबसे मुफीद फॉर्मूला कौन सा होगा, जो सबको पसंद आए, जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, जिससे आगे खासतौर से 12वीं की अगर बात करें तो ऐसा फॉर्मूला जिससे आगे जब वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाए तो उनको कोई समस्या ना आए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सुझाव जो हैं वो 12 बजे तक आज मांगे गए हैं, यानी 2 बजे बैठक होगी, लेकिन बैठक के 2 घंटे पहले ही इन सभी लोगों के जो सुझाव हैं वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंच जाएंगे और इस 2 घंटे के दौरान उनको कंपाइल किया जाएगा 12 से 2 बजे के बीच। और 2 बजे जब बैठक होगी तो वो सुझाव भी वहां पर होंगे और जिन्होंने वो सुझाव दिए वो लोग खुद भी जुड़ेंगे, यानी एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद चर्चा होगी, जो सबसे बेहतरीन सुझाव होंगे। देखिए इनमें 75 जिले से जब आनी है चीज़ें तो कई सुझाव होंगे जो कॉमन होंगे, तो उनको कंपाइल कर लिया जाएगा अलग अलग और उसके बाद जो उनमें कॉमन पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जिन पर सहमति बनेगी उनका एक ड्राफ्ट तैयार होगा और ये ड्राफ्ट उसके बाद ले जाया जाएगा डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास, जिसके बाद आगे इस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है, बड़ी बैठक है और जिसका सभी 56 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है। बेशक, खासकर उन स्टूडेंट्स को शैलेश जो मेहनत से पढ़ाई किए हुए हैं और बहुत ही उन्होंने तरीके से इसकी तैयारी की हुई है इम्तिहान की, लेकिन इम्तिहान रद्द हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है उस प्रकार के स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा इस फॉर्मूले का क्या तय होता है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर प्रयागराज से। इसी बीच में यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर आज सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इसमें संक्रमण की स्थिति को लेकर और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर सरकार को निर्देश दिया जा सकता है। वैक्सीनेशन की स्थिति को बेहतर करने और ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण की स्थिति है उसको लेकर आज सुनवाई हुई है। संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार को कोर्ट निर्देश दे सकता है। फिर से एक बार हाईकोर्ट में सुनवाई कोरोना संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण ये सुनवाई रहने वाली है क्योंकि इससे पहले की जो सुनवाइयां हुई हैं और कोर्ट की जो टिप्पणियां रही हैं वो राज्य सरकार को जरूर याद होंगी, ध्यान में होंगी और आज एक बार फिर से सुनवाई है और आज संक्रमण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई। एक और बड़ी खबर, नंदकिशोर गुर्जर के अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों पर भी सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है आज भी और गाजियाबाद के ADM पर उन्होंने आरोप लगाया था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। गाजियाबाद के ADM पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप लगा। ADM और दूसरे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की। गाजियाबाद जिलाधिकारी और यूपी सरकार को ऐसे में जवाब दाखिल करना है कोर्ट में। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई, यानी कुल 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयां आज होने वाली हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, नंदकिशोर गुर्जर से जुड़ी हुई और वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर राज्य सरकार को जवाब जो है देना ही है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, दोनों ही 2 सुनवाइयां होनी है, दोनों की टाइमिंग क्या रहने वाली है और दोनों ही सुनवाइयों में आज क्या रहेगा, बताइए। जी बिल्कुल, जो दोनों सुनवाइयां हैं दोनों दोपहर बाद सुनी जाएंगी और दोनों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होगी। दोनों सुनवाइयों में सबसे पहले जो सरकारी पक्ष है उसे अपना जवाब दाखिल करना होगा। बारी बारी से बता दें कि जो कोरोना से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई होनी है उसमें सबसे पहले केंद्र सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर आगे के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल सरकार का पक्ष रखेंगे। कुल 4 अहम बिंदु हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। यूपी में जो कोरोना की रफ्तार है, कोरोना का संक्रमण जो फैल रहा है उसे और किस तरीके से काबू में किया जाए,
ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से सुविधाएं और बेहतर की जाएं, किस तरह से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इंतजाम किए जाएं, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से अभियान में तेजी लाई जाए, और चौथी जो सबसे अहम बिंदु होगा वो ये होगा कि जो कोरोना की तीसरी लहर आशंकित है, जिसके बारे में आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जाएं, कैसी तैयारी सरकार ने की है और कोर्ट जो है वो क्या सुझाव दे रहा है। दूसरी सुनवाई होनी है जो गाजियाबाद से भाजपा के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए थे और ये कहा था कि गाजियाबाद के जो एडीएम हैं वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और कालाबाजारी करने की वजह से तमाम लोगों को दूसरी वेव जब पीक पर थी तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तमाम लोगों की जान चली गई। तो उस मामले में आज उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करना है। जो गाजियाबाद के डीएम हैं उनको पर्सनल एफिडेविट फाइल करना है, तो जो जवाब आएगा उसके आधार पर कोर्ट आगे के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करेगी। नंद किशोर गुर्जर की तरफ से भी जो उनके वकील हैं वो भी आगे का जो पक्ष है वो रखेंगे। तो सुनवाई दोपहर को जरूर हो जाएगी, लेकिन दोनों जजमेंट जो है वो देर रात तक अपलोड होंगे, तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर आज कोर्ट ने दोनों मामलों में क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या आदेश जारी किया है। इसके लिए रात तक का इंतजार करना होगा। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बच्चों को वायरल बुखार में अब मेडिसिन किट एक बांटी जाएगी। वायरल बुखार के लिए ये जो किट है, मेडिसिन किट है, ये बांटी जाएगी। 15 जून से ये मेडिसिन किट मिलेगी। निगरानी समितियां घर घर ये मेडिसिन किट बांटेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेडिसिन किट पहुंचाए जाए बच्चों तक। सभी सीएमओ और एसीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि भ्रमण करें और भ्रमण के दौरान किसी भी सीएचसी की ओपीडी में 1 या 2 घंटे मरीजों को आप जरूर देखें। बड़ी खबर है, पशुओं को लगाई जाने वाली टीके की 79 लाख डोजेस को नष्ट करने के निर्देश हैं। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए लगाई जाने वाली 79 लाख वैक्सीन की डोजेस नष्ट होंगी। केंद्र से भेजी गई एफएमडी वैक्सीन बड़ी मात्रा में अधोमानक मिली, यानी कि बिलो स्टैंडर्ड मिली है। केंद्र सरकार के निर्देश पर टीकों को नष्ट किया जाएगा। प्रदेश के 46 जिलों में 78,75,998 डोजेस नष्ट करने के निर्देश आए। खबर बांदा से, जहां बांदा जेल में सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। कैदी के फरार हो जाने के बाद से बांदा जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बांदा जेल की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, एक कैदी फरार हो गया है, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ये वही जेल है जहां पर बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। बांदा की जेल में ही मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाकर बंद किया गया है, लेकिन वहां से कैदी जो बैरक में था वो फरार हो गया। जेल में अचानक सायरन बजने लगा, फिर हड़कंप मच गया। कैदी की तलाश के लिए अब जेल में आला अधिकारी भी पहुंच गए, लेकिन कैदी अभी तक मिल नहीं पाया है और सवालों के जवाब भी मिल नहीं पाए। विजय आरख नाम का एक कैदी बताया जा रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से, स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का विरोध। जी हां, प्रशासनिक पदों पर एमबीए डिग्री धारकों को बैठाए जाने के आदेश का विरोध हो रहा है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। प्रशासनिक पदों पर एमबीए बैठे तो डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, ये संघ ने घोषित कर दिया है। आपको याद दिला दें कि शासन की ओर से निर्णय लिया गया कि एमबीए प्रबंधन का काम संभालेंगे हॉस्पिटल में और डॉक्टर सिर्फ चिकित्सीय सेवाएं ही देंगे। इसी का विरोध हो रहा है। आगरा लोकसभा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश भाजपा वैक्सीन का विरोध करते थे, फिर उन्होंने वैक्सीन क्यों लगवा ली। सवाल उठते थे, कांग्रेसियों ने नकल करी, हमारे मोदी जी के आधे कुर्ते की नकल हुई, उनकी जैकेट की नकल हुई, चंद्रशेखर जी की दाढ़ी की नकल हुई। तो धोनी लंबे बाल रखता था तो यूथ क्लब में रखता था, उसने बाल कटवाए तो उस दिन यूथ में कटवाए। तो अखिलेश यादव को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की अपनी नेता में अगाध श्रद्धा होती है वो उनकी अंधभक्त होते हैं। तो इस शताब्दी का जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है ये अखिलेश यादव का। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक बार अपने समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों को अपील करें कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं।